गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का 36 ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला जो पार्ट है उसमें लगभग 22 या 23 देखेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो रिमाइंडर है उसको देखेंगे, यानी शेष को देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, उसकी प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका कंसेप्ट है कि मान लो कि जो चालक तार को जितना भी गुना लंबा कर दिया जाएगा वो n का वैल्यू हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो n बराबर 2 हो गया। और जो मूल प्रतिरोध है उसे R माने, और जो नया प्रतिरोध होगा यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा उसे R डैश माने। तो R डैश बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू R। तो n का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यानी मूल प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, उसकी प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो होता है ड्रिफ्टिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है: समरूप, यूनिफॉर्म, त्वरित, एक्सीलरेटेड, अपसरित ड्रिफ्टिंग और अवमंदित। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अपसरित ड्रिफ्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम, पॉइंट रूल, इस नियम का पालन करता है। पहली बात कि किरचॉफ्स लॉ जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को 2 नाम से जाना जाता है, पॉइंट रूल या फिर करंट रूल। तो पॉइंट रूल जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, और आवेश को इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए: कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किरचॉफ होना चाहिए का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। यानी किरचॉफ जो है किस चीज को संरक्षित रखता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य और 3 ऑप्शन दिया हुआ है: विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र और चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से निम्नलिखित प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। यानी 1 ओम का जो है 3 प्रतिरोध दिया गया है और आपसे मिनिमम रेसिस्टेंस मांग रहा है। तो पहली बात यह है कि रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो जो उसका इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि यहाँ पर जो है तीनों का मान यानी R1, R2 और R3 तीनों का मान 1 ओम दिया हुआ है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1/R। इसलिए R बराबर 1/ क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो इसका जो मिनिमम रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 1/3 ओम हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जब तक आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठेंगे, सही से तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये तैयारी सही रूप से नहीं हो पाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर बार 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार तो डबल ऑब्जेक्टिव कर दिया है यानी 70। तो आप सोच सकते हैं कि कितने इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2 सेल्स को जिनके EMF E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य EMF होगा। तो 2 सेल जिसका EMF E1 और E2 है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और R2 है, तो इन दिस कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो हो जाएगा E1 इंटू R2
प्लस E2 इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। ये थियोरेटिकल फार्मूला है, यानी जब दोनों का फाइनल कॉम्बिनेशन आता है समतुल्य EMF तो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बटे R1 प्लस R2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक इक्विपोटेंशियल फील्ड में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य। इक्विपोटेंशियल सरफेस में या इक्विपोटेंशियल फील्ड में मैंने पढ़ाया था कि किसी भी चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क का मान 0 होता है, यानी W बराबर 0 होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी 0 होता है। तो आइए देखते हो ऑप्शन क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन पर होता है, बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होता है, अनंत परिणाम होता है। तो वर्क का मान तो 0 होता है, डेट मीन्स नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी बिंदु को यहां पर जंक्शन आप मान सकते हैं। किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम होता है। तो ये जो है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो पहला ऑप्शन में ही लिखा हुआ है 0 होता है, अनंत होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अलजेब्रिक सम का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। बहुत ही मोस्ट MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किरचॉफ लॉ पर आधारित एक डिवाइस है जिसके द्वारा रेसिस्टेंस मापा जाता है। तो यहाँ पर आइए ऑप्शन देखते हैं। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च व निम्न प्रतिरोध, विभवांतर। तो रेसिस्टेंस मापा जाता है, हाई और लो रेसिस्टेंस दोनों मापा जाता है। तो 9 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह, यानी पोटेंशियोमीटर के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह नहीं होता है गैल्वेनोमीटर से। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या होता है। मुख्य परिपथ में धारा नहीं होता है, नहीं, मुख्य परिपथ में करंट होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। आइए सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता है और पोटेंशियोमीटर के तारों में नहीं होता। पोटेंशियोमीटर के तारों में करंट होता है, मुख्य परिपथ में भी होता है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभव मापी के तार की लेंथ मतलब लंबाई बढ़ा देने पर जो बैलेंस पॉइंट प्राप्त होता है। विभव मापी को इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहा जाता है और पोटेंशियोमीटर की लेंथ यानी लंबाई बढ़ा देने पर बैलेंस पॉइंट की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कम लंबाई पर, बिल्कुल गलत। अधिक लंबाई पर, तो लंबाई बढ़ाने पर बैलेंस पॉइंट की लंबाई भी बढ़ जाता है, यानी अधिक लंबाई पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कि किलोवाट आवर यूनिट है। तो किलोवाट आवर यूनिट जो है वो होता है एनर्जी का होता है, और मैंने बताया था कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं बार बार ऑब्जेक्टिव में। और किलोवाट आवर यूनिट किसका है? एनर्जी का, ना तो पावर का होता है ना तो टॉर्क का, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईवी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है वो एनर्जी का ही यूनिट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर 14 ईएमएफ की डायमेंशन है। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही जो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है। तो ईएमएफ का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² T⁻³ I⁻⁻1। तो ये देखते हैं किसमें ऑप्शन मिलता है। ml² T⁻², ये तो बिल्कुल गलत है। आई को पहले कर दिया, कोई बात नहीं। I⁻⁻1 ml² T⁻², ये भी गलत है। ml², ये भी गलत है।
आई पे पावर -1 m l स्क्वायर टी पे पावर -3। ऐसा लग रहा है कि ये जो डी ऑप्शन है इससे मिलता जुलता है, खाली आई को आगे कर दिया, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे किसी को भी कर सकता है। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो मुख्य प्रतिरोध होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी चीज को जोड़ा जाएगा तो रेसिस्टेंस का मान जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। तो सबसे इसमें 1 ओम और इसमें दोनों में देखना है सबसे कम कौन है, तो ये सबसे कम कौन है 0.005 ओम, तो इससे भी कम हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.005 ओम से कम, यानी इससे भी कम उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इतना से इतना के बीच, इतना से इतना कम, इतना अधिक, इतना, तो ये सभी 3 ऑप्शन गलत है। और इसका जो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सूखे सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध 1 एम्पियर की करंट लेता हो तो सेल का पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या दिया है और आपसे क्या मांग रहा है। इसका सॉल्यूशन मैंने जस्ट अभी किया कि ईएमएफ का मान कितना दिया है 1.5 दिया है, आर का मान कितना दिया है 0.5 ओम दिया है और करंट का मान 1 एम्पियर दिया है और आपसे पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ओम का नियम से जानते हैं, V बराबर R इंटू आई, तो बड़ी R हमें चाहिए और बड़ी R के लिए एक फार्मूला होता है I बराबर E बटे R प्लस R। तो करंट का मान 1 एम्पियर, E का मान 1.5, R का मान R और स्मॉल r इन इंटरनल रेसिस्टेंस का मान 0.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर ये इससे गुना हो गया, इतना हो गया। अब 0.5 इधर आया तो 1.5 में 0.5 घटेगा तो 1 ओम हो गया, यानी बड़ी R का मान जो है 1 ओम। तो ओम का नियम से जानते हैं V बराबर R इंटू आई, R का मान 1 है और I का मान भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 16 नंबर का वो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रभावित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। करंट का मान इतना दिया है, E यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया है, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, और आपसे n मांग रहा है। तो आइए देखते हैं, इसका भी मैंने जस्ट अभी सॉल्यूशन किया कि करंट का मान 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो को हटाए तो 10⁻⁶ एम्पियर। E का मान ये E है और E का जो मान है 1.6, E का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, और टाइम का मान 1 सेकेंड है। n बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर चार्ज बटे टाइम होता है और Q बराबर n इंटू E होता है। तो जैसे ही हम लोग n का वैल्यू लेंगे तो I इंटू टी, आई टी और E आके क्या होगा भाग लग जाएगा। करंट का मान इतना होता है, तो n बराबर I इंटू टी बटे ई, आई का मान 10⁻⁶ यहाँ से उठा लिए, और टी का जो मान है वो 1 सेकेंड है। कितना सेकेंड है 1, और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। तो पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पर तो 1 0 आ जाएगा, तो 10/16 को आगे कर दिए और 10⁻⁻6 है, ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, तो 19 में 6 घटेगा तो 13 होगा, और 10 को 16 से भाग देंगे तो 0.625 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ 17 का 0.625 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जब पहला ही ऑप्शन मिल रहा तो हमें आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें पैरेलल क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स की कि क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर भागों में ये किया गया है। तो प्रत्येक भाग का जो है यानी R1 R2 बराबर R3 बराबर R4, प्रत्येक भाग का जो है वो कितना हो जाएगा 1/4 ओम हो जाएगा, और कितना टुकड़ा किया गया है n बराबर 4। तो इसका इक्विवेलेंस इसका जो ये होता है फॉर्मूला होता है वो होता है R/n। तो यहाँ पर जो R का मान दिया है वो कितना है 1/4 और n का मान यानी 4 भाग है, तो 4 नीचे आ जाएगा तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा।
यानी इतना ओम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/16। तो सही ऑप्शन क्या है 4, 1/4, 1/16। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सबका मान जब आप 1/4 रखेंगे तो फाइनली कैलकुलेशन करके जो है आप रख सकते हैं 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1, 1/4। तो चारों 4 ऊपर चला जाएगा और 4 4 4 क्या हो जाएगा 16, और जैसे ही मान पलटेगा तो 1 क्या हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डी नंबर ऑप्शन लगा सकते हैं। 2 फार्मूला है, आप मेन फार्मूला से बना सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा होगा। तो उष्मा के लिए जो यहाँ फॉर्मूला होता है H बराबर, उसका सही फॉर्मूला होता है v² × T/R। तो रेसिस्टेंस का मान अगर हाफ कर देंगे v² × T और R का मान R/2 कर देंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। यानी उत्पन्न उष्मा का जो मान है अगर रेसिस्टेंस आधा कर दिया जाए, रेसिस्टेंस अगर आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा का मान कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस अगर 1/3 कर दिया जाए तो हीट का मान जो है वो 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ आधा बोला है तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि AH को एम्पियर आवर कहा जाता है, ये यूनिट है। तो ये जो यूनिट होता है वो होता है चार्ज का, और 1 एम्पियर आवर बराबर होता है 3600 एम्पियर सेकेंड, और 3600 एम्पियर सेकेंड को कूलम कहा जाता है। यानी 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम के बराबर होता है, और कूलम चार्ज का ऐसा ही मात्रक है। और दूसरी बात एम्पियर आवर जो है वो चार्ज का प्रैक्टिकल व्यवहारिक मात्रक होता है। इसलिए आप जितने भी डिवाइस देखेंगे उसमें ज़्यादातर AH लिखा हुआ रहता है, जैसे मोबाइल में भी लिखा हुआ रहता है AH, मोबाइल का बैटरी में, और बहुत सारे जितने भी सेल होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली AH लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ये जो है चार्ज का व्यवहारिक मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के 2 रेसिस्टेंस A और B के समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रभावित होती है। A और B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। तो आइए देखते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर R1 बराबर 2 ओम दिया है और R2 बराबर 4 ओम दिया है, और H1 बराबर होता है I² R1 × T, और H2 बराबर I² RT। तो करेंट कैंसिल, TT भी कैंसिल। R1 का मान 2 और R2 का मान 4, तो 1 और यहाँ से 2 बराबर 1/2, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको 21 नंबर को कैलकुलेशन करने पर 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो उससे उत्पन्न उष्मा का जो मान हो जाएगा वो 2:4 यानी 1:2, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी P1 का मान आपको कितना दिया है 60, और P2 का मान कितना दिया है 40 दिया है, और आपसे मांग रहा है कि इक्विवेलेंट यानी सम्मिलित शक्ति पावर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। तो 1/P, P का मान कितना है 60 प्लस P2 का मान कितना है 40, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120, यहाँ पर 2 + 3 यानी 5/120, तो 5 दूना 10 24, यानी P जैसे पलटेगा तो P बराबर कितना वाट हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बाकी जो शेष क्वेश्चन है और 36 तक हम लोग को करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।